आज करीब 2 साल बाद उमा का फोन अपने भाई विनोद के पास आया। उमा का फोन देखते ही विनोद ने अपनी पत्नी रागिनी की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, फोन उठाऊं या ना उठाऊं। रागिनी ने धीरे से इशारे में फोन उठाने के लिए बोला तो विनोद ने जैसे ही फोन कान में लगाया, उधर से रोने की आवाज आई। उमा रोते हुए कह रही थी, भैया आज पूरे 2 साल बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिली। माँ के जाने के बाद आप तो मुझे भूल ही गए। आपको एक बार भी मेरी याद नहीं आई। फोन स्पीकर पर था और रागिनी सब कुछ सुन रही थी। बहन की बात सुन विनोद ने कहा, ऐसी बात नहीं है उमा, याद तो बहुत आती है, लेकिन फिर जब माँ ही नहीं है तो तुम मायके करने क्या आओगी। बस यही सोचकर कभी याद नहीं करता, बुलाने की हिम्मत नहीं होती। किस मुंह से बुलाऊं? तुम तो बस माँ के लिए ही मायके आती थी ना। माँ से ही तो तुम्हारा मायका था। भाई भाभी को तो तुम देखना भी पसंद नहीं करती हो, तो फिर कौन सा मुंह लेकर हम तुमको बुलाते। और वैसे भी अब माँ तो रही नहीं और रागिनी को तुम पसंद नहीं करती, तो फिर इस घर में आकर किसके साथ रहोगी, बोलोगी, बातें करोगी। भाई की बातें सुन चुप हो गई उमा। क्या बोले, विनोद ने कुछ गलत तो नहीं कहा था। 2 साल पहले की घटी घटना उमा की आंखों के आगे नाचने लगी। आंखों में अनायास ही आंसू आ गए। आज उसे अपनी करनी का पछतावा हो रहा था, लेकिन ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई कंधा नहीं था जिस पर सर रखकर वो रो सके। माँ के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी उमा। 2 साल लगातार ससुराल में रहकर अब कहीं ना कहीं सास और पति के भी ताने सुनने को मिलने लगे कि तुम्हारी ऐसी हरकत ना होती तो तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें घास नहीं डालते हैं। जब तक तुम्हारी माँ थी तब तक तुम्हारा मायका था। तुमने अपना मायका खुद से बर्बाद कर लिया। सबके ताने सुन सुनकर बेचारी उमा के दिल के टुकड़े हो जाते। माँ का चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता, आंसू अपने आप निकल जाते। फोन रखकर उमा लेट गई। आज उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। लेटे लेटे उमा पुरानी यादों में चली गई। कितने अच्छे दिन थे वो, कितनी खुश रहती थी उमा। विनोद की शादी के 1 साल बाद ही उमा की शादी भी तय हो गई थी। रागिनी इस घर में बहू बनकर आई। हर लड़की की तरह उसके भी अरमान थे, सपने थे। आते ही ननद की शादी पड़ गई। रागिनी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सारा काम वो बिल्कुल परफेक्ट कर ले। शादी की सारी तैयारी, सारी खरीदारी, सब कुछ सास ननद के साथ मिलकर हंसी खुशी करना चाहती थी। लेकिन जाने उमा को रागिनी से क्या चिढ़ थी। शायद वो गरीब परिवार से आई थी, इसलिए बिमला जी ने जानबूझकर विनोद की शादी गरीब घर की लड़की से की। उन्हें बस अपना घर संभालने के लिए एक सभ्य, सुशील और संस्कारी बहू चाहिए थी। बड़े घर की पैसों के घमंड वाली बहू नहीं। और रागिनी गरीब परिवार से ही थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। लेकिन काम के मामले में ऐसा कोई काम नहीं था जो उसे नहीं आता था। बस पढ़ाई छोड़ दें तो वो सर्वगुण संपन्न थी। पढ़ना भी जानती थी, लेकिन थोड़ा बहुत। बिमला जी ने रागिनी के पापा से 1 रुपये भी दहेज में नहीं लिया। बिमला जी का पूरा परिवार, विनोद, बिमला जी, विनोद के पापा, सब बहुत अच्छे थे। बस एक उमा ही उस घर में ऐसी निकल गई जिसे अपने रुपए पैसों का घमंड हो गया था, जो हर बात में सोसाइटी देखती, समाज देखती थी, ऊंच नीच देखती थी, अमीर गरीब देखती थी। दोस्तों के साथ घूमना, पार्टियां करना, मूवी देखना, बड़ी बड़ी बातें बोलना उसकी शान में था। इसलिए वो रागिनी को अपने बराबर नहीं समझती थी। उमा की नज़र में रागिनी उसके कैटेगरी की नहीं थी। उमा हमेशा रागिनी को नीचा करके आंकती थी, जिसके चलते ही उमा अपनी शादी की किसी भी शॉपिंग में रागिनी को नहीं ले जाती, क्योंकि रागिनी उसकी नज़र में अनपढ़ थी, गंवार थी, गरीब थी। बिमला जी बेटी की हरकत से अच्छी तरह से वाकिफ थी। उन्होंने कई बार उमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन भला उमा माँ की कहाँ सुनने वाली। कितनी बार तो रागिनी ने खुलकर अपनी सास से कहा भी कि माँ जी, मैं भी चल पड़ती हूँ आप लोगों के साथ मार्केट, खरीदारी में आप लोगों की मदद कर दूंगी। बिमला जी कुछ बोले उससे पहले ही उमा बोल पड़ती, बिल्कुल नहीं भाभी, मैं अपनी शादी की खरीदारी खुद कर लूँगी। आप अपना जाकर चूल्हा चौका देखो, वही बहुत है। अब भला रागिनी
क्या करती? चुप हो जाती। एक बार ऐसे ही जब उमा अपनी माँ के साथ अपने पसंद की साड़ियाँ खरीद कर लाई तो बिमला जी सारी साड़ियाँ रागनी को दिखाते हुए बोली, बहू ले तू भी देख ले, हमने उमा के लिए ये साड़ी ली है। सारी साड़ियाँ उमा की पसंद की है। जैसे ही रागनी साड़ियाँ देखने के लिए खोलने लगी, उमा ने तुरंत बोला, भाभी ऊपर से ही देख लो साड़ियाँ, खोलकर देखने की जरूरत नहीं है, गंदी हो जाएंगी। उमा की बात सुन रागनी वहीं ठिठक गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि वो साड़ी देखे या ना देखे। फिर भी सास के कहने पर उसने ऊपर से ही साड़ियाँ देख ली। साड़ियाँ तो अच्छी थीं, लेकिन ज़्यादातर साड़ियाँ मरून और पिंक कलर में थीं। तो रागनी ने बिमला जी से कहा, माँ जी ज़्यादातर साड़ियाँ दो ही कलर की हैं। नई नवेली बहू हर कलर की साड़ियाँ हो तो अच्छी लगती हैं। कल को कहीं सास ननद ये ना बोले कि एक ही कलर उठा लाई है। बिमला जी कुछ बोले उससे पहले ही उमा बोल पड़ी, भाभी ये मेरे पसंद की साड़ियाँ हैं, जो बोलेगा मैं सुन लूँगी। आप अपना ज्ञान मत बांटो, आपको बस साड़ी देखने के लिए बोला गया है, आपसे कोई ज्ञान नहीं मांग रहा। उमा की बात सुन रागनी चुपचाप किचन में चली गई। वो समझ गई कि उमा को उसकी मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही। वो नहीं चाहती कि उसकी शादी की तैयारी में मैं आसपास भी रहूं। रागनी को भी शौक नहीं चढ़ा था। वो भी चुपचाप अपने काम से मतलब रख रही थी। खैर जैसे तैसे शादी हो गई। उमा अपने घर चली गई। पूरी शादी में उमा ने रागनी से ज़्यादा दूरी ही बनाकर रखी। शादी के कुछ दिनों बाद जब उमा मायके आई तो सीधे भागकर अपनी माँ के कमरे में गई। उमा काफ़ी खुश थी। उमा को देख रागनी भी खुश हो गई थी। उसे लगा शायद अब उमा बदल गई होगी शादी के बाद। लेकिन उमा का नशा शादी के बाद और भी डबल हो गया था। वो और भी अमीर घर में चली गई थी तो पैसों का घमंड और भी बढ़ गया था। इधर उमा अपनी माँ से बातें करने में बिजी थी, उधर रागनी उमा के लिए चाय पानी लेकर सास के कमरे में जा रही थी तो उसे बिमला जी की आवाज़ सुनाई दी। बिमला जी उमा को समझाते हुए कह रही थी, बेटा अब तो तेरी शादी हो गई है, तू कभी कभी आएगी, कम से कम अब तो अपनी भाभी से बना कर रख। देख धीरे धीरे मेरी उम्र ढल रही है, मेरे बाद वही तो इस घर को देखेगी। तो जब तुम उससे बात ही नहीं करोगी तो भगवान ना करे अगर कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम क्या करोगी यहाँ पर आकर। बिमला जी ने बात तो बहुत दूर की और बहुत ही गूढ़ कही थी, लेकिन पैसे के नशे में चूर उमा को भला दूर की बातें कहाँ समझ में आने वाली थी। उसने तपाक से बोला, माँ आपको क्या लगता है कि मेरे पास इतना टाइम रहेगा कि मैं भाग भाग कर मायके आती रहूँगी? अरे वो तो आप हो जो मुझे टाइम निकाल कर आना पड़ता है। हम खुद ही अपने आप में इतने बिजी रहते हैं कि टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप तो माँ हो, आपके लिए तो टाइम निकालना ही है। आपके बाद आपको क्या लगता है कि मैं इस घर में आऊँगी भी? कभी नहीं। बिमला जी समझ गईं कि उमा को समझाना मुश्किल है, इसे समय ही समझाएगा। इसलिए बिमला जी ने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन बाहर दरवाजे पर खड़ी रागनी ने उमा की सारी बातें सुन ली। रागनी को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि शादी के बाद उमा बदल गई होगी, लेकिन यहाँ उमा के ऊपर पैसों का नशा और भी चढ़ गया था। रिश्तों की कोई कीमत नहीं थी उसकी नज़रों में। फिलहाल रागनी इसी बात से खुश थी कि उसका परिवार, उसके सास ससुर पति उसके साथ हैं। इसलिए वो उमा को लेकर ज़्यादा सीरियस भी नहीं हुई और कमरे में चाय पानी रखकर चुपचाप चली गई। बिमला जी रागनी का चेहरा देखते ही समझ गईं कि रागनी ने सब कुछ सुन लिया है। बिमला जी उमा और रागनी में कोई अंतर नहीं रखती थीं। रागनी को भी बेटी की तरह ही मानती थीं। खैर अब रागनी खुद ही उमा से दूरी बनाकर रहने लगी। आखिर कोई कब तक अपनी बेइज्जती करवाए, कब तक उमा की भाभी होने की सजा भोगे। आखिरकार समय का ऐसा हेरफेर हुआ कि एक दिन अचानक ही बिमला जी के दिल की धड़कन रुक गई और वो सबको रोता हुआ छोड़ इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने पर उमा बहुत रोई, चिल्लाई और माँ की 13वीं की बात जो गई तो पलटकर उसने कभी भी मायके की ओर नहीं देखा। बिमला जी के जाने के बाद रागनी ने एक दो बार उमा से फ़ोन पर बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उमा साफ साफ दो टूक बोलकर फ़ोन रख देती कि भाभी मुझे फ़ोन मत किया करो,
मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू बकवास करने के लिए। रागिनी ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन उमा की अकड़ जैसी की तैसी थी। इसलिए विनोद के कहने पर रागिनी ने उमा को फ़ोन करना भी छोड़ दिया। खुद विनोद ने भी उसका हालचाल लेना बंद कर दिया था। उमा के पापा भी बहू बेटे के साथ खुश थे। धीरे धीरे 2 साल हो गए और आज 2 साल बाद जाकर उमा का फ़ोन आया था विनोद के फ़ोन पर। आज उमा रो रही थी। आज उसे मायके की याद आ रही थी। बेड पर पड़े पड़े उमा सास की आवाज़ से यादों के भंवर से बाहर निकली। असल में आज उमा के मायके की याद इसलिए भी आई क्योंकि माँ के मरने के बाद 6-7 महीने के बाद ही तो सास ने ताना देना शुरू कर दिया था कि तेरे मायके वाले तुझे छोड़ दिए हैं, तेरी हरकतों की वजह से कोई पूछता नहीं है। सास की बातें उमा को इतनी नहीं लगती थी, लेकिन आज जब अपनी ननद की किसी बात को लेकर उमा की बहस हो गई तो उमा का पति भड़क गया उमा के ऊपर। उमा, मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। जब देखो मेरी बहन के पीछे पड़ी रहती हो। मायके में तुम्हारी भाभी खराब है, यहाँ ननद खराब है, बस दुनिया में तुम ही सही हो। तुम्हें अपने आगे किसी की सच्चाई दिखाई नहीं देती? अपने अंदर भी झांक कर देखो कभी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा मायका छूट गया है। पूरा परिवार है तुम्हारे मायके में, बाप हैं, भाई हैं, भाभी हैं, लेकिन कोई तुम्हें एक फ़ोन भी नहीं करता है, चाहे तुम मरो या जियो। और अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम्हारा ससुराल भी छूट जाएगा, अकेली पड़ जाओगी तुम। पति की बातें उमा को तीर की तरह लगी थीं। लगातार आंखों से आंसू बह जा रहे थे। शायद उमा अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी रोई होगी। आज उसे रह रह कर मायके की याद आ रही थी। तब जाकर उसने विनोद को फ़ोन किया था, लेकिन विनोद की बातें सुन चुप हो गई थी। क्या बोले? उसने खुद ही अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। सही तो कह रहा था विनोद। जब उमा अपनी भाभी से बात नहीं करती तो मायके जाकर क्या करेगी? माँ तो है नहीं, भाभी ही है, और भाभी को भी उसने कितना जलील किया था, ये भला उमा कैसे भूल सकती है। खैर, सास की आवाज़ सुन उमा चुपचाप उठकर किचन में जाकर उनके लिए चाय बनाने लगी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन विनोद का था। पहले तो उमा को विश्वास ही नहीं हुआ, फिर लपकते हुए उसने फ़ोन उठाया। विनोद ने कहा, उमा, तुम कल तैयार रहना, तुम्हारी भाभी तुम्हें बुला रही हैं, आओगी ना मायके? उमा को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना जलील करने के बाद भी उसकी भाभी रागिनी उसे मायके बुला रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रो पड़ी उमा और धीरे से बोली, हाँ भैया, ज़रूर आऊँगी मैं अपने मायके। अगले दिन विनोद सुबह ही उमा को लेने आ जाता है। विनोद को देखते ही उमा उसे लिपट पड़ी। मायके जाने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि उमा भागती हुई किचन में गई, जहाँ रागिनी उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाकर रखी थी। रागिनी को देखते ही उमा उसे खींचकर गले लगा लेती है। भाभी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं किस मुंह से माफ़ी मांगूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, इसके बावजूद भी आपने कभी कुछ नहीं कहा और मुझे मायके बुला लिया। उमा की बातें सुन मुस्कुराते हुए रागिनी बोली, अरे पगली, मैं तो तुम्हारे बस एक इशारे का इंतज़ार कर रही थी। बुलाने का तो मेरा भी बहुत मन था, लेकिन जब तक तुम आना नहीं चाहती मैं तुम्हें कैसे बुला सकती थी। और वैसे भी तुम्हें बुलाने की ज़रूरत क्या थी? ये मायका तुम्हारा है, भैया तुम्हारे हैं, पापा तुम्हारे हैं, ये तुम्हारा ही तो घर है। बस एक माँ जी ही तो नहीं है ना? हाँ भाभी, और माँ नहीं तो क्या हुआ, भाभी तो है ना। आज उमा का बदला हुआ रूप देख रागिनी खुश थी। वो मन ही मन सोचने लगी, सच कहा था माँ जी ने, रागिनी को इंसान नहीं सुधार सकता, रागिनी को समय ही सुधार सकता है। आज जब उमा को 2 साल के लिए रागिनी, विनोद और उसके पापा ने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, कोई मतलब ही नहीं रखा था, तब जाकर उमा को मायके की और अपनी भाभी की कीमत समझ में आई थी। आज उसके पैसों का घमंड चकनाचूर हो गया था। आज उसे पैसों की बजाय रिश्तों की अहमियत समझ में आई थी।